दोस्तों, आज मैं अपने लेक्चर की शुरुआत एक अलग कॉन्टेक्स्ट में करना चाहूंगा। वैसे कई सारे प्रिडिक्शंस ये किए जा चुके हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध होगा, वॉर होकर रहेगा। लेकिन मैं आप लोगों को एक कंडीशन, एक सिचुएशन जो है वो बताता हूं। जब मान लीजिए कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो, कई सारे पाकिस्तानी कैदी भारत के अंदर होंगे और भारतीय कई सारे लोग जो है वो पाकिस्तान के अंदर कैदी बनकर रहेंगे। ऐसा होता है, हर वॉर के अंदर होता है। एक्सचेंज ऑफ सोल्जर्स जो है वो चलता है। आप मुझे बताइए कि हमारे भारतीय जो सैनिक हैं जो कि पाकिस्तान की कैद में हैं और पाकिस्तान के जो सैनिक हमारी कैद के अंदर हैं, क्या हम लोग उनका इस तरीके से वीडियो रिलीज करेंगे कि देखो हम लोग इनको पीट रहे हैं, तो क्या उसका इंपैक्ट हमारे भारतीय कैदी के ऊपर जो कि पाकिस्तान में कैद है उनके ऊपर नहीं पड़ेगा? ऐसा ही कुछ जो है वो इजराइल और हमास के बीच में देखने को मिला है। कूपर स्टीन एक ऐसा व्यक्ति जो कि इजरायली नागरिक, 7 अक्टूबर 2023 को नोवा म्यूजिक फेस्टिवल था इजराइल के अंदर, उस समय हमास के लड़ाकों ने उसको किडनैप कर लिया था। 270 दिन बाद में वो आज इजराइल के अंदर लौटा है। नाराजगी क्या है? नाराजगी है कि हमारे देश के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं बेन गीवर, इनसे मैं सख्त नाराज हूं। क्यों? क्योंकि जिस समय हम लोग हमास की कैद के अंदर थे, ये पीछे से वीडियो रिलीज कर रहे थे कि देखो हम लोग किस तरीके से हमास के लड़ाकों को पीट रहे हैं। और जैसे ही ये यहां पर हमास के लड़ाकों को पीटते थे या फिर जो पैलेस्टाइन के कैदी थे उनके साथ में बर्बरता, जब ये क्रूरता जब ये करते थे, तो ऐसा ही रिटालिएट जो है वो हमें वहां पर देखने को मिलता था। तो कूपर स्टीन एक ऐसे कैदी जो कि हमास की कैद के अंदर 2 साल तक रहे हैं और उन्होंने उनके साथ में जो कुछ भी हुआ है इसकी जिम्मेदारी ये कहा कि ये जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं इजराइल के, इनके कारण हमारे ऊपर और भी अत्याचार किए गए। जब हम लोग 4-5 दिनों तक भूखे रहते हैं, उसके बाद में एक बार हमको खाना नसीब होता था और हमारे साथ में मारपीट होती थी। क्यों? क्योंकि वो हमको कहते थे कि तुम्हारे ही डिफेंस मिनिस्टर ने ये वीडियो रिलीज किया है, देख लो, वो करना पड़ेगा। तो बात यह है कि मैंने अपने लेक्चर्स में कई बार ये कहा है, इजराइल और हमास का वॉर रुकने वाला नहीं है, चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले। और जब तक इजराइल हमास का खात्मा नहीं कर देता है तब तक यह वॉर नहीं रुकेगा। क्यों नहीं रुकेगा? इसकी जो रूट कॉज है वो अमेरिका है। अमेरिका के जो डिफेंस इक्विपमेंट हैं उनकी सप्लाई, उनका एक्सपोर्ट बंद हो जाएगा। वो चाहता है कि मैं अपने डिफेंस इक्विपमेंट को इजराइल के अंदर भेजूं, वहां पर एक्सपोर्ट करूं। अब अमेरिका इज ए कैपिटलिस्ट कंट्री, वो पूंजीवादी देश है, वो हमेशा प्रॉफिट के लिए काम करेगा। इसीलिए वो ये नहीं चाहेगा कि इनका ये जो युद्ध है, वॉर है, वो खत्म हो जाए। अमेरिका दोहरे चेहरे वाला देश है, वो अपनी शख्सियत को हमेशा छिपा कर रखता है। आप मुझे बताइए, इतिहास तो आपने भी पढ़ा है, अमेरिका ने कौन सा युद्ध जीत लिया है? ऐसा कौन सा वॉर है जो कि अमेरिका ने शुरू किया और अमेरिका उसमें जीता? अमेरिका अफगानिस्तान के अंदर हारा, अमेरिका वियतनाम के अंदर हारा, अमेरिका भी ईरान के साथ में हारा, अमेरिका यूक्रेन को जिता नहीं पा रहा है। क्या कर लिया अमेरिका ने? अमेरिका ने केवल और केवल ध्यान दिया कि मैं किसी से युद्ध नहीं लड़ूंगा, लेकिन उस पैसे का इस्तेमाल मैं अपने डिफेंस इक्विपमेंट को और अपग्रेड करने में लगाऊंगा, और वो उसने किया। जिस समय व्लादिमीर पुतिन अलास्का के अंदर गए थे यूक्रेन के ऊपर बातचीत करने के लिए, उस समय उन्होंने फ्लाई किया था B-2 बॉम्बर ओवर द व्लादिमीर पुतिन। तो पुतिन ने कहा, तो तुम मुझे क्या दिखा रहे हो? ये B-2 बॉम्बर मेरे ऊपर से उड़ाकर, इसकी हवा खिलाकर तुम मुझे क्या दिखाना चाहते हो? मैं जाकर बताऊंगा क्या चीज हूं। और फिर जाकर बताया यूक्रेन को कि देख लो, B-2 बॉम्बर उड़ाया था ना, अब मैं उड़ाता हूं तुम्हारे ऊपर से ड्रोन। तो बात यह है कि अमेरिका जिस रास्ते पर चल रहा है वो केवल और केवल युद्ध का रास्ता है। अब आप आ जाइए पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान के अंदर एंट्री हो चुकी है यूएसए की। अब देखना यह होगा कि किस तरीके से डेमोक्रेसी कोलैप्स करती है। हम हमारे टॉपिक के ऊपर वापस से आते हैं। बेंजामिन नेतन्याहू अभी दोहरी जिंदगी को जी रहे हैं। कैसे? पहली बात तो यह है कि वो हमास पर इतना जबरदस्त अटैक इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो अपनी जो छवि है, अपनी कुर्सी जो है, पॉलिटिकल जो चेयर है, उसको बचाने के लिए नाकाम हो सकते हैं अगर उन्होंने हमास के ऊपर अटैक नहीं किया। क्योंकि अगर हमास के ऊपर अटैक करते रहेंगे तो इजरायली जो लोग हैं उनका ध्यान हमेशा
रहेगा कि देखो वो तो उसमें बिजी हैं, वॉर के अंदर बिजी हैं, और जैसे वो वॉर एंड हो जाएगा तो सभी लोगों का ध्यान किस पर आएगा? बेंजामिन नेतन्याहू पर आएगा कि यार बताइए अब क्या कर रहे हैं आप देश के लिए? क्या डेमोक्रेसी कोलैप्स नहीं हो रही? तो अपनी सरकार को बचाने के लिए ही बेंजामिन नेतन्याहू इतना एग्रेसिवली जो है वो आगे आ रहे हैं। ठीक है, तो अब रिसेंटली क्या हुआ है कि नेतन्याहू ने ट्यूसडे को ये ऑर्डर पास किया कि पावरफुल स्ट्राइक्स जो है वो की जाएंगी। कहां पर? गाजा के ऊपर। क्यों? क्योंकि हमास ने वॉयलेट कर दिया है सीज फायर को। देखिए क्या है, मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि इजराइल को केवल एक पॉइंट चाहिए जहां पर वो क्या करवा बैठे? सीज फायर का उल्लंघन कर बैठे। युद्ध विराम इजराइल नहीं चाहता है। गाजा की हालत खराब है, हमास की हालत खराब है, वो खत्म होने को है। लेकिन जब यूएसए ने सीज फायर करवा ही दिया है 10 अक्टूबर को, तो फिर इजराइल रुकने का नाम क्यों नहीं ले रहा है? वो इसलिए नहीं ले रहा है क्योंकि अमेरिका ने फटकार कर नहीं बोला था इजराइल को कि तुमको रुकना है। अमेरिका ने कहा था कि तुम जो है ना, जिस तरीके से तुम अटैक कर रहे हो, वो अटैक अब चोरी छिपे करना है। गोरिल्ला जो युद्ध नीति है, उस तरीके से अब क्या करना है? अटैक करना है। ठीक है, तो बात यह है कि अमेरिका दबे पांव जो है वो क्या कर रहा है? उसको ऑर्डर दे रहा है कि तुम चालू रखो युद्ध को। हम ऊपरी तौर पर ये कहते रहेंगे कि रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, लेकिन तुम अपना काम करते रहो। ठीक है, अब बात क्या है? सबसे पहली बात तो यह है कि इजराइल हमास का युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। सदन गाजा जो है आफ्टर हमास, ठीक है, अब वहां पर बहुत सी हलचलें जो है वो बढ़ चुकी है। अब इसका रूट कॉज क्या है मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, हमारा 75 डेज हार्ड चैलेंज, ये आपके लिए भी एक रूट कॉज है। आपके अंदर डिस्ट्रैक्शन है, आपके अंदर फोकस है। आप मुझे बताइए, फोकस नहीं है, आप मुझे बताइए कि आप अपने टारगेट को कैसे अचीव कर लेंगे? विदाउट कंसंट्रेशन, विदाउट फोकस आप चाहते हैं कि आप दुनिया जीत लेंगे? पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं हो पाएगा। आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। अगर वाकई में आप अवेयर हैं तो मेरी एक बात सुनिए, आप अपनी विल पावर को इंक्रीज करने के लिए साथ ही में अगर कोई भी बैड हैबिट आप में है तो आप 75 डेज का हार्ड चैलेंज एक्सेप्ट कीजिए। नहीं तो अगर आप किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, आप 175 डेज का हार्ड चैलेंज एक्सेप्ट कीजिएगा। अब आप लोग कहेंगे कि सर 175 डेज का हार्ड चैलेंज और एग्जाम से क्या रिलेट है? आप 175 डेज तक लगातार पढ़िए इस चैलेंज को लेकर कि मुझे पढ़ना है और इन टेक्निक्स का इस्तेमाल करना है, एग्जाम क्रैक होगा। क्यों? क्योंकि अब तक आप के पास में कंसंट्रेशन फोकस नहीं था, वो कंसंट्रेशन फोकस आपको मिलेगा। चलिए, तो 13 इजरायली हॉस्टेज आर स्टिल अनअकाउंटेबल। तो इजराइल का यह कहना है कि 13 ऐसे इजरायली हॉस्टेजेस हैं जिनको अभी तो काउंट नहीं किया है, वो गाजा के अंदर हैं अभी। अब वो काउंट क्यों नहीं हुए, उसकी भी रीजन मैं आप लोगों को बताता हूं। एक्चुअली में क्या है कि जब इजराइल ने धनाधन अटैक किए हमास के ऊपर, तो गाजा के अंदर जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर था वो तबाह हुआ, और उस इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर कितने लोग दब गए, कितने लोग मारे गए, चाहे वो गाजा के हों, पैलेस्टाइन के हों, चाहे वो इजराइल के हों, हमास के हों, किसी को कुछ भी नहीं पता है। तो अब जो मलबे के अंदर दब गए हैं, उन मलबे के अंदर दबे हुए लोगों को आइडेंटिफाई कैसे किया जाए? अब आप कहेंगे सर डीएनए टेस्ट करा लो। डीएनए टेस्ट करवाया गया। इजराइल की एक मदर थी जिनके 2 बेटे हमास के कैद में थे। जब उनकी डेड बॉडीज पहुंची इजराइल के पास में, तो डीएनए टेस्ट उनका करवाया गया, और कहीं ना कहीं उसके अंदर प्रॉब्लम्स जो है वो आने लगी कि यार ये तो है ही नहीं वो लोग। तो वो आइडेंटिफिकेशन जो है वो नहीं हो पा रहा है, और इजराइल कह रहा है कि ये तो ठीक नहीं है। हमास ही कह रहा है कि यार हम कहां से लेके आएंगे, वो पता नहीं कहां पर है, तुमने तो अटैक किया था। हमास इस पॉइंट पर है। इजराइल का कहना भी सही, हमास का कहना भी सही। हमास कहता है कि इजराइल ने तोड़ दिया है सीज फायर, इजराइल कहता है हमास ने तोड़ दिया है सीज फायर। अब एंट्री होती है इजिप्ट की, अब एंट्री होती है मिस्र की। मिस्र जो है, इजिप्ट हैज सेंट एक्सपर्ट एंड हैवी इक्विपमेंट टू असिस्ट इन द सर्च। इजिप्ट ये कहता है कि भाई तुम हमारे देश के अंदर आए हो सीज फायर के एग्रीमेंट को साइन करने के लिए। डोनाल्ड ट्रंप वहीं पर तो गए थे, पहले तो वो नेसेट में गए, इजराइल की जो पार्लियामेंट होती है वहां पर गए। इजराइल की पार्लियामेंट को नेसेट कहा जाता है। तो पहले वहां पर गए और फिर गए वो इजिप्ट के अंदर, वहां पर एग्रीमेंट को साइन किया गया, 20 पॉइंट्स एग्रीमेंट।
अब इजिप्ट ये कहता है कि ठीक है, तुम हमारे शरण में आए हो, हम भी तुम्हारी हेल्प करेंगे, हम अपनी एक्सपर्ट की टीम जो है वो भेजेंगे गाजा के अंदर, ताकि सर्च ऑपरेशन करके जो भी कोई डेड बॉडीज है खान यूनिस के अंदर और नुसरत के अंदर, वहां पर उनको सर्च करके हम क्या करेंगे, इजराइल में वापस भेज देंगे। ठीक है, अब इस तरीके से जब मलबा इकट्ठा होता है तो बताइए कैसे उसको आइडेंटिफाई किया जाए, यह सबसे बड़ी एक प्रॉब्लमेटिक बात होती है। तो इजराइल बड़ा इससे नाखुश है। आप मेरे किसी भी सेशन को उठाकर देख लीजिएगा, आज से पहले मैंने जितना भी इजराइल और हमास को लेकर कहा है, मैंने कहा है कि कभी भी ये युद्ध रुकने वाला नहीं है। अगर कोई चाहता है कि युद्ध जो है वॉर वो रुक जाए, ऐसा होगा नहीं, क्योंकि खुद इजराइल ये नहीं चाहता है, खुद यूएसए ये नहीं चाहता कि युद्ध रुक जाए। इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है, कभी कोई बड़ा लेक्चर लेंगे तो बहुत अच्छे से इस चीज को कवर करेंगे हर डायमेंशन के अंदर। चलिए, तो डीप वर्क जो है आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा। द पावर ऑफ फोकस, फोकस का क्या पावर है, और वो 30 टेक्निक्स मैंने बताई हैं कि आखिरकार कुछ काम करने के अपने तरीके होते हैं, उन तरीकों पर अगर काम किया जाए, उन तरीकों से काम किया जाए, उन टेक्निक्स पर काम किया जाए, तो आप लोग डीप वर्क कर पाएंगे और सक्सेस को हासिल कर पाएंगे। साथ ही में 75 डेज का हार्ड चैलेंज या फिर 175 डेज के हार्ड चैलेंज को जरूर एक्सेप्ट कीजिए। दीपक इंदौर ऑफिशियल, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। आपका क्या फीडबैक है मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।